अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हम लेक्चर 8 में देखने वाले हैं कि यूज़र पर्सोनास क्या होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने यूज़र स्टोरी देखी और हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखे और भी कई चीज़ें देखी। अब हम लेक्चर 8 में जो चीज़ देख रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यूज़र पर्सोना आखिर होता क्या है? हम कई बार अगर आप UI UX डिज़ाइन के फील्ड में स्टडी करेंगे तो आपको ये वर्ड कई बार यूज़ होगा और कई बार आपको ये सुनाई देगा। तो अब चलिए हम देखते हैं यूज़र पर्सोना आखिर होता क्या है। तो अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें कि यूज़र पर्सोना या पर्सोना क्या है, तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की यूज़र इंटरव्यू की। तो जब भी हम इंटरव्यू करेंगे तो हम किसी एक यूज़र को इंटरव्यू नहीं करेंगे, किसी एक से इंटरव्यू ना करके हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हम 5 लोगों का इंटरव्यू करें या 5 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू करें। अब होता क्या है, ये पांचों लोगों के जो अलग अलग रिस्पॉन्सेस रहते हैं वो तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट जब भी आप कुछ डिज़ाइन करते हैं आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, ख़ासकर UI और UX की फील्ड में, कि जो हमारा मेन मोटो है UX डिज़ाइन का वो है कि हमें अपने यूज़र को हमेशा अपने काम के फ्रंट एंड सेंटर रखना है। तो जो भी हम डिसीजन लेंगे वो सारे के सारे हमें अपने यूज़र की नीड्स के को देखते हुए उसके हिसाब से हमें सारे के सारे डिसीजन लेने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमेशा ये याद रखें कि हमारा यूज़र आखिर है कौन। अब मान लीजिए आपने 5 लोगों के इंटरव्यू किए या आपने चलिए 10 लोगों के इंटरव्यू किए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वो पांचों लोगों को अपने अपने माइंड में रखें, या 5 से ज़्यादा लोग हैं तो वो सबको आप, बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ है कि वो पाँचों या 10 लोगों की नीड्स और गोल्स और सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखने का। तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो है पर्सोना। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, पर्सोना is a fictional user whose goals and characteristic represent the needs of a larger group of real user। तो हम एक फिक्शनल यूज़र क्रिएट करते हैं। अब यहाँ फिक्शनल का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें उस यूज़र की अपने मन से बना लें। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मन से डाल सकते हैं, बट मोस्टली जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सारे की सारे डेटा पे बेस्ड रहती हैं जो आपने अपने इंटरव्यूज़ में कलेक्ट किया है। तो हमारा जो पर्सोना है वो एक फिक्शनल हम कैरेक्टर बनाते हैं जिसकी नीड्स और गोल्स वो हमारा जो भी टारगेट यूज़र्स हैं जो उनको एट लार्ज रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी हमारे कॉमन फ्रस्ट्रेशंस, कॉमन गोल्स हैं वो सारे यूज़र्स की, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फिक्शनल यहाँ पे कैरेक्टर बना रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि पर्सोना दिखता कैसा है। तो पर्सोना के कुछ बहुत अहम पार्ट हैं, हम उनको एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है एक इमेज आप दें। जो भी आप पर्सोना बना रहे हैं, जो भी आपका टारगेट ग्रुप है, उसको एक शक्ल देना बहुत ज़रूरी है। और ये पर्सोना जब भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा डिज़ाइनर के लिए, कि जहाँ भी उसको कुछ ब्लॉक आता है काम में, वो हर बार जाके इस पर्सोना को देख सकता है और वो हमेशा एक बहुत ही रफ, और उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम आखिरकार डिज़ाइन कर किसके ले रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सोना इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज़ तो हमने देखी कि पर्सोना में एक इमेज रहती है। ये इमेज आप ऑब्वियसली जो भी आपका यूज़र ग्रुप है उसके हिसाब से डालेंगे। तो अब मान लीजिए अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है 18 से 22 साल के लोग या 25 साल के लोग, तो आप बहुत ही ऑब्वियस है कि आप किसी बहुत ही बुजुर्ग की यहाँ फ़ोटो नहीं लगाएंगे। तो हमेशा ऐसी इमेज चुनें जो आपके टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद से एक नाम देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से हम कुछ यहाँ पे डेटा रहता है हमारे पर्सोना का जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एज है,
एजुकेशन है, डेमोग्राफिक्स में हमारा होम टाउन है, और फैमिली इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं, और ऑक्यूपेशन आप इंक्लूड करिए। तो इन कुछ चीज़ों से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपके टारगेट ऑडियंस के क्या डेमोग्राफिक्स हैं, क्या एज ग्रुप है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और काफ़ी तरह की और चीज़ें आप इन कुछ इंफॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं। उसके बाद से जो थर्ड पार्ट है आपके पर्सोना का, वो जो भी आपने इंटरव्यू किया है, हर इंटरव्यू में से आप कुछ ऐसी एक चीज़ निकल के आती है जो कि काइंड ऑफ अ कोटेशन होती है। तो किसी ने कुछ बहुत ही रेलिवेंट कोटेशन बोला जो कि आप उसको एज अ यूज़ कर सकते हैं कि उस बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। जो उसके और यहाँ उस कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि वो उसके एस्पिरेशंस या जो भी गोल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करें। तो आप ऐसा कोई कोटेशन लें। उसके बाद से जो मेन पोर्शन है वो हमारे दो पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन है गोल्स का और सेकेंड पोर्शन है फ्रस्ट्रेशंस का। तो गोल्स में हम वो चीज़ें लिस्ट करेंगे जो कि हमारा कैरेक्टर है वो अचीव करना चाहता है। ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ें होंगी जो भी आप प्रोडक्ट है या नहीं है, वो कुछ चीज़ें होंगी जो उसके थ्रू इन फ्यूचर या अभी अचीव करना चाहेगा। तो वो सारी चीज़ें आपके गोल्स में आएंगी। और वो फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी जो वो अभी करेंटली फेस कर रहा है। हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है इसलिए वो फ्रस्ट्रेशंस फेस कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेशंस को दूर करने के लिए आप कुछ नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं। तो ये दोनों केस में फ्रस्ट्रेशंस यूज़ कर सकते हैं आप। तो गोल्स और फ्रस्ट्रेशंस हमारे दो यहाँ अहम पार्ट हैं। उसके बाद से हम एक ब्रीफ स्टोरी और सिनेरियो लिखते हैं जो कि ये कन्वे करता है कि जो ये हमारा पर्सोना है उसकी क्या यूज़र जर्नी है, उसके क्या गोल्स हैं, क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, और बाकी रेलिवेंट कुछ डिटेल्स जो रहती हैं हम वो यहाँ एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक रफ खाका, बोल लीजिए कि हमारा एक पर्सोने का रफ खाका कैसे होता है। तो अब अगर हम अपना सिनेरियो देखें कि हम उर्दू IT अकेडमी के लिए एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर पर्सोना हम देखते हैं तो पर्सोना कैसा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक पर्सोना बनाया है। चलिए मैं इससे एक नाम दे देता हूँ, कबीर नाम दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं फ़ोटो मैंने उसी के हिसाब से रेलिवेंट लगाई है। तो कबीर हमारा एक 22 साल का स्टूडेंट है जो कि बैंगलोर में रहता है, जो कि इंडिया में है। वो एक हॉस्टल स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहता है और वो ग्रेजुएशन कर रहा है। ठीक है, ये हमारी मेन चीज़ें पता चल गई। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बहुत ही यंग है, बहुत ही हॉस्टल में है, तो काफ़ी टेक सेवी है, आउटगोइंग है, और काफ़ी तरह की चीज़ें आप इससे डिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद से बट ये सारी चीज़ें आप अपने मन से मत लिखिए। ये सारा जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है अपने लेट्स से अपने इंटरव्यूज़ में, तो हो सकता है आपने जो इंटरव्यूज़ किए ये उसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो ऐसे कुछ आते हैं कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो इस एज ग्रुप में नहीं है, वो बड़े एज ग्रुप में है, और वो स्टूडेंट ना होके प्रोफेशनल्स हैं। तो जो भी आप यहाँ पे डाल रहे हैं, आप उस डेटा जो आपने कलेक्ट किया है आप उसके हिसाब से डालिए। उसके बाद से इंटरव्यू में जो एक बात निकल के आई वो ये थी कि कबीर के हिसाब से सेल्फ एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती है, और टेक्नोलॉजी ने आके सेल्फ एजुकेशन को और ज़्यादा इजी बना दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोटेशन था जो कि हम कबीर के पर्सोना के लिए यूज़ कर सकते हैं। कबीर के गोल्स अगर हम देखें तो ये जो कबीर जो मैंने नाम दिया है, शक्ल दी है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और जो भी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं उसके बेस पे हम इसके गोल्स और फ्रस्ट्रेशंस लिख रहे हैं। तो इसके गोल्स कबीर के हैं कि उसे प्रिपेयर करना है CCNA के एग्ज़ाम के लिए।
उसके पास कई बार बस में जाते हुए या और कहीं कुछ ऐसे काम हैं जहाँ पे वो बहुत सारा फ्री टाइम उसको मिलता है, तो उसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहता है। उसके बाद से उसको चाहिए कि जो ट्यूटर है, जो ऑनलाइन ट्यूटर है, उसका बहुत इजी एक्सेस हो, कि उसे बहुत सारे अगर डाउट हैं तो वो बहुत ईजिली उस डाउट को क्लियर कर सके। तो ये हो गई हमारी एक और चीज़। और क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के ऑब्वियसली बजट उतना नहीं है, तो वो चाहता है कि अपार्ट फ्रॉम कॉलेज में तो उसकी ट्यूशन फीस लगी रही है, बट वो चाहता है कि अगर सेल्फ एजुकेशन है तो वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो या फ्री हो। तो ये उसका एक गोल है। अगर चलिए अब हम बात करते हैं फ्रस्ट्रेशंस की। फ्रस्ट्रेशन एक ये है कि बहुत यूट्यूब में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। कई बार ऐड आते हैं, डबल एड्स आते हैं, या कोई और वीडियो पसंद आ जाता है बीच में। तो ये पढ़ाई के बीच में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। दूसरा, बहुत लेंदी प्रोसेस है ट्यूटर से कनेक्ट करने का। उर्दू IT अकेडमी की साइट पे फोरम पे जाके पहले क्वेश्चन लिखें, फिर ट्यूटर पता नहीं कब टाइम होगा, और फिर उसके बाद से उसे चेक करने के लिए वापस जाना पड़ता है। या यूट्यूब पे अगर वो कमेंट डालता है तो उसे ये नहीं पता है कि वो कमेंट में आंसर आएगा भी नहीं या कब आएगा, तो इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये कुछ इससे ये प्रोसेस है जो कनेक्टिंग विद द ट्यूटर, ये कनेक्ट करने का ट्यूटर से और अपने डाउट्स क्लियर करने का, ये प्रोसेस थोड़ा सुधार सकते हैं। इसमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है कबीर को। थर्ड, हम देखते हैं नो प्रॉपर वे ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस। यस, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप कुछ भी कोर्स करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आप कहाँ पे हैं उस कोर्स में, कितनी प्रोग्रेस आपने कर ली है, कितनी चीज़ बची हुई है, या कितना टाइम आप उसी हिसाब से आप अपनी ट्रैजेक्टरी डिसाइड करते हैं, आप कितना टाइम देना चाहते हैं। अगर आप बहुत ही पीछे हैं तो आप हो सकता है ज़्यादा टाइम दें उस चीज़ को। तो ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये फ्रस्ट्रेशंस हमने लिस्ट कर ली। चलिए अब हम ओवरऑल देखते हैं कबीर की एक स्नैपशॉट देखते हैं, उसके यूज़र जर्नी, हाई गोल्स, फ्रस्ट्रेशंस और बाकी चीज़ों का। तो कबीर एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और वो प्रिपरेशन करना चाहता है CCNA एग्ज़ाम के लिए। बट जस्ट बिकॉज वो स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन बहुत ही प्राइसी ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी के चलते उसे उर्दू IT अकेडमी के CCNA के वीडियोस यूट्यूब पे दिखे। बट काफ़ी वक्त वो वीडियो देखते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर उसे कई बार वीडियो ढूंढने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसे प्रोग्रेस अपनी देखने में, जस्ट बिकॉज की कोई ऐसा फीचर है नहीं, उसको बहुत ही टफ पड़ता है ये जानना कि इस कोर्स में कितने वीडियोस हैं या कितना टाइम और बचा है, कब ख़त्म होगा। ये ऐसी सारी चीज़ें वो कभी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। और अगेन ही ऑल्सो फाइंड्स इट हार्ड टू कॉन्टैक्ट द ट्यूटर, और जस्ट बिकॉज उसको बहुत सारे डाउट हैं और वो डाउट चाहता है कि वो बहुत क्विकली रिजॉल्व हो जाए, तो इसका कोई तरीका नहीं मिल पा रहा है उसे। एक तरीका है बट वो थोड़ा लेंदी है, वो उसे पसंद नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे सिनेरियो के लिए हमारा पर्सोना कैसा दिखेगा। तो आप भी अपने जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अपने इंटरव्यूज़ में, आप उसको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पर्सोना बना सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक पर्सोना आप बनाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डिज़ाइनिंग के फेज़ में जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि अपने से चीज़ें अज्यूम कर लेना कि नहीं चलो ये डिज़ाइन तो ऐसा ही होना चाहिए। बट कई बार ये अजम्पशन हमारा जो प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है, जो कि वो चीज़ नहीं रहती जो हमारा एक्चुअल में हमारा यूज़र चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है पर्सोना बनाना, क्योंकि जब भी आपको कभी कुछ डाउट हो डिज़ाइन करते टाइम, आप हमेशा अपना पर्सोना खोल के देखिए और आपको एक पेज में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किन लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं
उनकी वो बैकग्राउंड क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, और तमाम तरह की चीज़ें आप सिर्फ एक पेज के डॉक्यूमेंट से पता लगा सकते हैं। इसीलिए यूज़र पर्सोना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए जस्ट बिकॉज मेरी प्लानिंग थी कि लेक्चर 8 में मैं पेपर और पेन से स्केच चालू करते, हम आइडिएशन का प्रोसेस चालू करते, बट उसके पहले मुझे ये ज़रूरी लगा कि एक यूज़र पर्सोना का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, बाकी वीडियो के हिसाब से ये बहुत लेंथ में कम होगा, और जस्ट बिकॉज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए ये बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इस लेक्चर 8 के लिए ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करूँगा कि आप ऑनलाइन जाएं, और बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, मैं कुछ एक लिंक भी दे दूँगा आपको, उन ब्लॉग्स पे जाके आप यूज़र पर्सोना के बारे में और ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि लेक्चर से तो आप सीख ही रहे हैं, बट कई तरह के ब्लॉग्स हैं जिस पे कई तरह के लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से पर्सोनास के बारे में बात की है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ें और करें। आप किसी भी एक चीज़ पे पूरा डिपेंडेंट ना रहें जस्ट बिकॉज कि आप वीडियोस से सीख रहे हैं। आप प्लीज़ सिर्फ वीडियोस से ना सीखें। यूज़र एक्सपीरियंस की फील्ड में बहुत ज़रूरी है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अप टू डेट रहें। कुछ ब्लॉग्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा आगे वीडियो में, तो आप उन ब्लॉग्स पे जाके हमेशा रेगुलरली जो भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ते रहें। तो इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना होके एक रियल लाइफ रिकॉर्डिंग रहेगी। हम उसमें कुछ स्केचिंग करेंगे, कुछ आइडियाज़ स्केच करेंगे, बहुत ही रैपिड आइडियाज़ स्केच करेंगे हम उसमें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है वो। उसके बाद से जैसे ही हमारे पास कुछ आइडियाज़, रफ आइडियाज़ आ जाते हैं, हम फिग्मा में जाएंगे उनको लेके, और हम उसके बाद से अपना जो डिज़ाइन का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। तो आई होप अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा, और अभी तक आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।